हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 दिसंबर 2020 एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उससे इंडिया का क्या स्टैंड है, कौन सी जगह है, क्या क्या परेशानियां हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अभी न्यूज में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और एक राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लेकर के है। देखो, इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है वो अफ्रीका कंटिनेंट के कई देशों से दुगना है, ट्वाइस है। ऐसा इस आर्टिकल में, इस लाइन से इस आर्टिकल को शुरुआत की गई है। आगे इसमें बोला गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 आ गया है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 94 रैंक आई है 107 देशों में। और इस तरीके से इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, इनको भी पीछे, मतलब इनसे आगे पीछे छोड़ दिया है इनको, और हंगर में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। देखो, यूएनएफएओ की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि भारत की जो 194 लोग हैं, 194 मिलियन पीपल, वो हर रात को भूखे सोते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है ना, उसका 23% भारत में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ग्रेन्स की कमी है, और ये सारे डाटा उस समय शो हो रहे हैं जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड जो है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है। उसी में बोला गया है कि राइट टू लाइफ के ये सब पार्ट्स हैं राइट टू फूड। देखो, हमारे देश को आजाद हुए 73 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे देश में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो माल न्यूट्रिशन है, वो कम नहीं हो पा रहा है। इसमें कारण बताया गया है कि देखो, एक तो कारण क्या है कि हमारे इंडिया में जो इकोसिस्टम है उसका ढंग से इलाज नहीं है। मतलब जो जितना ग्रेन्स जो पैदा होता है ना, उतना उसको स्टोर करने की जगह ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 2018-19 अकेले एक साल में हमारे इंडिया ने 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया था। हमारा जो भारत है वो मिलेट्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है, चावल और गेहूं के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। इसके अलावा इंडिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की काफ़ी सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ होती है। 2018-19 में 313 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। देखो, 2011 से 17 तक मतलब ग्रेन्स तो पैदा हो गया, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए परमानेंट जगह इंडिया में नहीं है। इसी का कारण है कि जो फूड, जो ग्रेन्स जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो राइट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी जो रैंक है वो रेगुलर गिरती जा रही है। 2011 से 17 तक का डाटा दे रखा है, इसमें बोला गया है कि 62,000 टन फूड ग्रेन्स वेस्ट हो गया था। 2016-17 अकेले साल में 8600 टन फूड ग्रेन वेस्ट हो गया। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इसका जो मैनेजमेंट है फूड ग्रेन्स का, उसका मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट है, तो उसके लिए काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फूड ग्रेन्स तो है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट देती भी है, लेकिन फर्जी लोगों ने क्या बना रखे हैं, राशन कार्ड बना रखे हैं। जो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते उनके नाम पर राशन कार्ड बना करके लोग उनके नाम पर पे अन्न उठा रहे हैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू। तो ये जो हमारे भ्रष्टाचार है उसको कम करके जो राइट लोग हैं उन तक फूड्स को पहुंचाया जा सकता है, जिससे हंगर इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसको फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड ग्रेन्स को खरीदना चाहिए, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो लोगों को जो फूड्स देते हैं वो सरकार को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये समय नहीं है इस तकनीक पर काम करने की कि पीडीएस सिस्टम को बंद किया जा सके। नेक्स्ट इस आर्टिकल में एक पॉइंट और दिया गया है कि जो अन्नपूर्णा स्कीम है ना, उसको हमारी सरकार को रेगुलर करना चाहिए। अभी अन्नपूर्णा स्कीम क्या होती है, 65 साल के वो वृद्ध लोग जिनका नेशनल पेंशन स्कीम में नाम नहीं है, उनको हर महीने 10 किलोग्राम क्या दिया जाता है, ग्रेन्स दिया जाता है। लेकिन हमारी जो सेंटर है उसने केवल 20% फिक्स कर लिया है कि 20% लोगों को ये दिया जाएगा। इसमें देखो, एक उदाहरण दिया गया है केरला का।
केरला ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू हर सोसाइटी के लोग इसमें आ जाते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के। अगर वो चाहे तो उसके तो कोई भी मतलब ये अन्नपूर्णा स्कीम में आएगा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर अन्नपूर्णा स्कीम के तहत अच्छा काम किया गया है और लोगों को फ्री ग्रेन्स दिया गया है, जिससे वहां पर काफी अटेंशन और रिजोल्यूशन और रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ है। आगे इस आर्टिकल में कुछ डाटा दे रखे हैं, जैसे ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के डाटा दे रखे हैं कि हमारी जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन का इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बता रखा है कि 60 ग्राम पल्सेज हमारे फूड में होना चाहिए। अब हमारी जो यहाँ की ज़्यादातर सोसाइटी में जो लोग हैं वो वेजिटेबल्स पर डिपेंड है, वेजिटेरियन है, मतलब हम मीट तो खाते नहीं है, नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो हम पल्सेज से प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से सोसाइटी का जो घुमाव है वो प्रोटीन की तरफ पाने के लिए किसकी तरफ बढ़ रहा है, पल्सेज की तरफ। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो हम पीडीएस के थ्रू ग्रेन्स देते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, प्रोटीन्स, मतलब दालें भी देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास दाल नहीं है। जब से इंडिया ने दालों के ऊपर, सीरियल्स के ऊपर एमएसपी क्रिएट किया है तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है दालों का। तो हमारे पास में प्रोडक्शन तो है, ग्रेन्स तो है, बस उसको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना है और राइट लोगों तक पहुंचाना है। ये गवर्नमेंट का काम है कि उसमें फोर्जरी ना हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो WTO से रिलेटेड है। देखो, WTO कब बना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इसने किसको किसको रिप्लेस किया, तो GATT इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT को रिप्लेस किया और WTO एग्जिस्टेंस में आया 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ये हमें ध्यान हो गया। अब ये WTO न्यूज में क्यों है, सबसे पहले यहाँ पर पहली बार इसका DG बनने के लिए 2 महिलाएं कंटेस्ट हो रही हैं, मतलब एक नाइजीरिया की और एक साउथ कोरिया की महिलाएं जो DG बनने के लिए दौड़ में हैं, इसलिए ये न्यूज में है। अब इसमें ये बोला गया है कि पहली बार यहाँ की जो DG है वो महिला बननी जा रही है। अब उसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। वर्तमान में जो पेंडेमिक चल रहा है उसके दौरान भी कुछ कंसर्न्स क्रिएट हुए हैं और पहले से भी कुछ कंसर्न्स थे, उन पर कैसे काम करेंगी, कुछ परेशानियां, क्या चैलेंजेज होंगे WTO के लिए, तो सबसे पहले तो वो डिस्कस किया गया है। देखो, सबसे पहला जो चैलेंज होगा ना वो होगा दोहा एग्रीमेंट। दोहा एग्रीमेंट क्या है, डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होना है। 2001 से इसकी प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी तक इस पे साइन नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहला तो कंसर्न ये होगा, चैलेंज ये होगा DG के लिए कि वो दोहा एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवा पाए। अब इसमें क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो चाहते हैं कि वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेशन, MSME और जेंडर, इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट जो चैलेंज होगा DG के लिए वो होगा जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना किसका, WTO का, उस पर काम किया जाए। देखो, जब से ट्रंप की सरकार थी US में, तो ट्रंप की सरकार होने से ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म है इस पर ढंग से काम नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें 7 मेंबर होते हैं और वो कभी जो इनके पद थे वो कभी खाली ही नहीं हो पाए, मतलब वो फिल ही नहीं हो पाए, वो खाली ही रह गए, जिस कारण से ये डिस्प्यूट जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये ढंग से काम नहीं कर पाया। तो इसको दोबारा से रिवाइवल करना है इस बॉडी को। नेक्स्ट इसमें जो चैलेंज होगा वो होगा कि ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है कि ट्रेड सिस्टम, हर जो देश है उसके खुद के कुछ कंसर्न है, वो अपने हिसाब से कुछ रिफॉर्म्स चाहता है, तो हर किसी के रिफॉर्म्स को ध्यान रख करके ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करना है। 164 जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके फ्री ट्रेड को इंक्रीज करना होगा नई DG को। और वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है कि देखो, जो पैसे वाले जो देश है ना उनके पास तो पैसा है, वो चाह रहे हैं कि जब भी कहीं भी वैक्सीन बने पूरे वर्ल्ड में तो सबसे पहले उनको मिले। जैसे US ने ट्राई किया है कि सबसे पहले वैक्सीन हमें मिले। अब जो गरीब देश हैं वो तो इसको ऐसे तो पा ही नहीं पाएंगे वैक्सीन को, और उनकी तो परेशानी की और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो WTO को इसमें ढंग से काम करना चाहिए और सही चीजों का सही तरीके से ट्रेड हो सके, इन सबको डिसाइड करना होगा। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है कि इंडिया को क्या परेशानी हो सकती है। देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक बात कही गई है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट
एक प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए कंसर्न है। जो डेवलप्ड कंट्रीज ये चाहते हैं कि साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, टर्की, इजिप्ट, ये ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग नहीं रहे, अब डेवलप्ड हो गए हैं, तो जो डेफिनेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की उनको चेंज करना चाहिए। दूसरा, एक डेवलप्ड कंट्रीज का एक कंसर्न है कि फिशरीज के ऊपर, मतलब मछली उद्योग में जो सब्सिडी दी जाती है उसको बंद किया जाना चाहिए। और बंद करने के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ करके क्या किया जा रहा है, आप उनको मतलब मार्केट में बेच रहे हो, लेकिन जो समुद्र है उनमें मछलियों का कमी होती जा रही है, जिससे इकोसिस्टम है वो गड़बड़ाता जा रहा है, वाटर इकोसिस्टम। तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न हो रहे वाले हैं? देखो, अगर डब्ल्यूटीओ इन चीज़ों में कंसर्न मांगता है और पूछता है, आपकी सहमति मांगता है कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज से हटाया जाए कि नहीं, तो सबसे पहले तो इंडिया को ये कंसर्न रखना चाहिए कि हमने अभी इतना फायदा नहीं उठाया है डब्ल्यूटीओ से, और अब हम अभी भी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, क्योंकि हमारे पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मालन्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, अभी भी हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है। तो इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है अभी। एक तो इंडिया को ये मुद्दा उठाना चाहिए। दूसरा मुद्दा इंडिया को क्या उठाना चाहिए कि जो सब्सिडी है, आप ये बात कर रहे हो ना कि मछली उद्योग में जो सब्सिडी दी जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, उसको बंद करो। लेकिन जो हमारा जो देश है, उसके अलावा जो बड़े बड़े समुद्रों में जो फिशिंग मतलब उद्योग चल रहा है उसको बंद करो। फिर हम हमारे जो रीजनल एरिया में जो छोटे छोटे खाड़ी देश हैं, खाड़ी क्षेत्रों में जो हम फिशिंग करते हैं, उसको भी हम धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो देखो, इसमें डब्ल्यूटीओ के लिए ये कंसर्न बता दिए, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है वो बता दिए। अब आगे इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कैसे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो डब्ल्यूटीओ की एक फेमस बात यह है कि वहाँ पर जो भी कोई रिजल्ट आता है वो कंसेंसस पे आता है, सहमति से आता है। मतलब सारे जो सदस्य देश हैं उनमें सहमति होनी चाहिए, तब भी कोई रूल बन पाता है। दूसरा, डब्ल्यूटीओ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स एक प्रोसीजर के थ्रू, एक किसके थ्रू लाने चाहिए, फेज वाइज लानी चाहिए। जैसे 2017 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया था। तो सबसे लास्ट में कंक्लूजन में ये बात बोली गई है कि देखो, डब्ल्यूटीओ का जो नया डीजी बनेगी ना, उसको सबसे ज़्यादा तो एक तो उसके सारे सदस्य देशों के बीच में ट्रस्ट करना होगा, मतलब ट्रस्ट को बिल्ड करना होगा, और फ्री ट्रेड के लिए फ्री और फेयर रूल्स इंक्रीज करने होंगे, ताकि जो ट्रेड है, कोरोना के समय में हमने ये देखा कि बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि जो लॉकडाउन है वो काफ़ी समय तक इंक्रीज हो जाए, इसलिए वो ट्रेड को इंक्रीज ही नहीं कर रहे थे, अपने वहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, बाहर भेज ही नहीं रहे थे। तो डब्ल्यूटीओ को एक विश्वास ये क्रिएट करना होगा कि कोई भी बड़ा पेंडेमिक हो, अगर सारे देश एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन करेंगे ना, तो हम इन पेंडेमिक से निकल सकते हैं। तो इसके लिए ट्रस्ट क्रिएट करना होगा डब्ल्यूटीओ को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है डब्ल्यूटीओ के लिए। तो ये हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, उनको हमने डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखो, ये फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे संबंधित आर्टिकल है। सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो बिल बनाए गए वो सितंबर 14 से उनका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और 27 सितंबर तक वो प्रोसीजर 15 दिन में खत्म भी हो जाता है। दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल गई, और वो गेजेट नोटिफिकेशन के रूप में पब्लिश हो जाता है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर ढंग से इनके ऊपर डिबेट की जाती तो आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, इस आर्टिकल में कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस है। एक तो उन्होंने बताया है कि पंजाब के जो किसान है ना, उनके पास में सिर्फ 5% किसान ही ऐसे हैं जिनके पास में मतलब 5 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन है। ज़्यादातर जो किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है ना, उनके लिए सही नहीं है। इसमें उदाहरण दिया गया है पेप्सिको का। पंजाब के जो किसान हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पेप्सिको के साथ में, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं हो पाया। दूसरा, इसमें 2006 में बिहार में एपीएमसी जो मंडी है उनको बंद कर दिया गया, और खुले में अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनको बेचने के लिए कहा गया, और इसमें स्मॉल और मार्जिनल जो
किसान हैं उनको काफ़ी परेशानियां क्रिएट हुई। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर कुछ चीज़ें डिबेट के थ्रू की जाएं तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए और जस्टिस के लिए डिग्निटी क्रिएट करने वाली होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ उदाहरण थे जिनका हम यूज़ किस में कर सकते हैं, उनका हम यूज़ ऐसे में कर सकते हैं और जो हमारे जीएस की मेंस राइटिंग है उसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ हमारी जो पार्लियामेंट की नई स्ट्रक्चर है उसके लिए भूमि पूजन किया गया था 10 दिसंबर को। अब उस भूमि पूजन की पहले तो मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो कंसर्न होगा, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये बोला गया कि चलो ठीक है आप भूमि पूजन तो कर ही सकते हो। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जब भी पावर में गवर्नमेंट होती है और मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होती है तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सब कुछ एक दूसरे से मिली भगत हो जाती है। तो देखो गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट के अलग अलग पार्ट होते हैं, तीनों चीजें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो तीनों को जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उनको मेंटेन करना चाहिए और उनको जो पावर्स दे रखी है उनको सही ढंग से यूज करके उन पर काम किया जाना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बोला गया है, क्योंकि अगर एक दूसरे के कार्यों में हम एनरिच करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही जगह, सही चीज नहीं है। यहां पर देखो आईआईटी में जो वैकेंसी है टीचर्स की उसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। 2008 में आईआईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया, एक्सटेंड किया गया, बहुत जगह पर आईआईटी खोली गई। अब आईआईटी जब खोली गई तो उनके लिए क्या आया, टीचर्स की कमी हो गई और दिल्ली जो आईआईटी दिल्ली है उसमें लगभग 30% तक टीचर्स की कमी है। तो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना उसने सोचा कि एक कोई ना कोई क्या बनाए, कमेटी बनाए जो हमें कुछ क्या दे, गाइडलाइंस दे और जिनके ऊपर काम किया जा सके। तो सबसे पहले आईआईटी दिल्ली के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, उनके मतलब हेडशिप में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने लास्ट में ये गाइडलाइंस दी कि आप चाहो तो 2019 में जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019 आया था उसके तहत आप आईआईटी की सीटों को फुल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पहला तो उन्होंने बोला कि आप या तो रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि जो सीटें जो खाली है ना टीचर्स की वो किस लिए खाली है, क्योंकि जो रिजर्वेशन वाली जो टीचर्स की सीटें हैं उनके लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उतना मिल ही नहीं पा रहा है और आप जनरल से उन सीटों को भर नहीं रहे हो। जनरल से ना भरने के कारण वो सीटें तो रेगुलर खाली चलती रहेंगी। या दूसरा क्या कर सकते हो कि आप इस एक्ट के थ्रू, ये 2019 में जो एक्ट आया था ना उसके थ्रू, उसके तहत आप हमारी जो आईआईटी हैं, जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इनमें इंक्लूड कर दो। और इस एक्ट में ये बोला गया है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के तहत आता है तो उसमें ये सारी जब बेसिस होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के तो वहां पर रिजर्वेशन को स्क्रैप किया जा सकता है। या तो आप रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दो या फिर अल्टरनेट कर दो। जैसे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वहां पर आप रिजर्वेशन कर दो और जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो आप डायरेक्ट उनमें से फिल कर सकते हो। दूसरा ये बोला गया, ये दो उन्होंने क्या दिए, अपने रिकमेंडेशन दी। अब जो मिनिस्ट्री है उन्होंने सोचा कि हम भी तो अपने अकॉर्डिंग कुछ करें ना, तो उन्होंने ये बोला है कि क्यों ना एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि पहले से ही जो स्टूडेंट्स को उसमें स्टार्टिंग में तो रिजर्वेशन दे दिया जाए और लेकिन उनको इसी तरीके से तैयार किया जाए कि आगे जाकर के आपको टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए बाद में फिर उनको रिजर्वेशन ना दिया जाए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है, देखो हमारे देश में हर कोई आईएएस बनना चाहता है लेकिन टीचर कोई नहीं बनता या बनने की इच्छा भी नहीं रखता। हालांकि बाद में वो घूम फिर कर टीचर बन जाते हैं लेकिन उनमें इच्छा नहीं होती स्टार्टिंग में कि मुझे अच्छा प्रोफेसर बनना है, अच्छा टीचर बनना है। इसका मेन कारण क्या है कि जैसे कोई बंदा आईएएस बन रहा है तो उसकी आप यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, हर जगह उसकी एक जो लाइफ स्टाइल है ना उसको लोग फॉलो करते हैं, उसकी जो सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट की तहत उसको लोग देखते हैं, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए लोग आईएएस बनने का ट्राई करते हैं। तो
इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर उसी तरीके की सुविधाएं गजेटेड जॉब अगर आप टीचर्स को दोगे, प्रोफेसर्स को दोगे, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और टीचर को एज ए प्रोफेशन लोग अपनाएंगे। देखो जापान जैसे जो लोग देश हैं वहाँ पर टीचर्स को काफ़ी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी एज ए गजेटेड पोस्ट होती है, उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोगों को मिलती हैं। तो ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि इस तरीके से हम ये जो रिजर्वेशन वाला प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट ढंग से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर के कुछ डाटा दिए गए हैं। अब सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये है कि अभी तो पूरे डाटा आए ही नहीं है, सभी राज्यों के लिए नहीं आए हैं। जो हमारे बड़े स्टेट हैं उनके लिए अभी डाटा यूपी, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, ये जो स्टेट हैं उनके लिए डाटा नहीं आए हैं। सिर्फ 22 राज्यों के लिए अभी डाटा आए हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बोला गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। चाइल्ड न्यूट्रिशन कम हुआ है बच्चों में, एनीमिया इंक्रीज हो गया है, स्टंटिंग इंक्रीज हो गया है, वेस्टेड इंक्रीज हो गया है। ऐसा ही नहीं है एनीमिया सिर्फ बच्चों में ही, जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें भी एनीमिया इंक्रीज हुए हैं, मतलब खून की कमी इंक्रीज हुई है। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि गलत डाटा ही है या फिर हमें डिसअपॉइंट करने वाला डाटा ही है। कुछ डाटा ऐसे हैं जो हमें अच्छी न्यूज़ भी देते हैं। अब उसमें अच्छी न्यूज़ क्या है? एक तो एक्सेस टू सैनिटाइजेशन एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल्स की तरफ लोगों का बढ़ा है। उज्ज्वला योजना के तहत जो एलपीजी करवाए गए हैं उसकी वजह से जो क्लीन कुकिंग फ्यूल्स लोगों में, मतलब डेली रूटीन में जो हाउस वाइफ हैं वो इसको यूज करने लगी हैं। एक स्पाउस जो वायलेंस है वो डिक्लाइन हुआ है। 22 राज्यों का डाटा है जिसमें 17 राज्यों में ये वायलेंस डिक्रीज हुआ है। चाइल्ड मैरिज 22 राज्यों में से 18 राज्यों में चाइल्ड मैरिज डिक्रीज हुई है। बैंक अकाउंट में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। 2017 में एक पोषण अभियान चलाया था हमारे पीएम ने, उसमें टारगेट फिक्स किया गया था कि हर साल 2% तक हम क्या करेंगे, स्टंटिंग को पॉइंट को कम करेंगे 2% पॉइंट तक। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो पहले एक तो इस डाटा की वजह से वैसे ही हमें जरूरत है कि गवर्नमेंट को हमारा जो पोषण अभियान है उसको रेगुलर करना चाहिए, उसको कंटिन्यू देना चाहिए। दूसरा, पेंडेमिक की वजह से जो पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसकी वजह से भी लोग न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को जो पोषण अभियान है उसको रेगुलर करे, जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें पल्सेज को भी इंक्लूड करें, ताकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके तहत ये बोला गया है कि खाने की थाली में कम से कम 60 ग्राम रोज क्या होनी चाहिए, पल्सेज होनी चाहिए, जिससे बॉडी में किसकी कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो अगर इन सब चीजों को हम ध्यान रखते हैं, वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्राम चले जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हैं, तो 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने सेट किए हैं, जिनको हमें अचीव करना है, उनको हम ढंग से अचीव कर पाएंगे। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है आज के डिस्कशन का वो है राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। देखो सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि 1 दिसंबर को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था एडिटोरियल पेज पे। उसमें ये बोला गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट तो है। उस आर्टिकल में 1 दिसंबर वाले आर्टिकल में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक नतीजा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री को, जो गवर्नमेंट है उसको ये बोला था कि आपने एक आरटीआई फाइल करने वाले बंदे का जो पर्सनल एड्रेस है उसको साइट पर डाल रखा है, उसको आप रिमूव करो। तो 1 दिसंबर वाले आर्टिकल में बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जो चीज है उसके खिलाफ लिखा गया था। उसमें ये बोला गया था कि जो ये डाटा जो गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है ना, ये गलत नहीं है। उसके संबंध में उन्होंने बोला था कि प्राचीन समय में जो फोन डायरेक्टरी होती थी, उसके अलावा जो वोटर लिस्ट है हमारी, और राजस्थान जैसे राज्य जहां पर किसी भी स्कीम से जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनके नाम, उनके एड्रेस सब पब्लिश किए जाते हैं, तो ये तो आप राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहे हो, मतलब वहां भी तो ये काम हो रहा है ना, तो आप वहां क्यों हटवा रहे हो। तो आज के आर्टिकल में उसका विरोधाभास है। उसमें ये बोला गया है कि देखो के.एस. पुट्टुस्वामी केस है, के.एस. पुट्टुस्वामी केस था 2017 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना वो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है उसमें के.एस. पुट्टास्वामी जो केस था उसमें ये बोला था कि 4 टेस्ट हैं,
4 बेसिस पॉइंट हैं, इसके आधार पे आप किसी का नाम पब्लिश तो कर सकते हो, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश तो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा पब्लिक है ना, उसकी एक्टिविटी इंक्लूड होना चाहिए। मतलब उन चीज़ों से हमारी पब्लिक को प्रॉफिट होगा, तब ही आप किसी का नाम पब्लिश कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी पब्लिश कर दो। इस आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में एक चीज और बोली गई है कि देखो, आपने फोन डायरेक्टरी इनका उदाहरण तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कि अभी ये चीजें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी नजरों में आई ही ना हो। अगर आती तो हो सकता है कि इनके ऊपर भी कुछ चार्ज चलता, कुछ प्रॉब्लम होती, या उसके लिए भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल करके आता। नेक्स्ट इस आर्टिकल में जो आरटीआई एक्ट है उसके बारे में बोला गया है कि उसका जो सेक्शन 81J उसका आधार बनाया था 1 दिसंबर वाले आर्टिकल में। उसमें बोला गया था कि आप पब्लिक एक्टिविटी के लिए किसी भी चीज को नाम पब्लिश कर सकते हो, लेकिन जो आरटीआई एक्ट है उसका सेक्शन 1J है, उसमें ये बोला गया है कि पब्लिक एक्टिविटी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। इसमें एक इलाहाबाद कोर्ट है, यूपी गवर्नमेंट का, यूपी जो स्टेट है उसमें इलाहाबाद कोर्ट है, उसका भी एक स्टेटमेंट आया था, उसको पब्लिश किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि देखो, जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब चल रहा था और बहुत सारे लोग जब इसका विरोध कर रहे थे, तो यूपी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों का नाम, उनकी फोटो और उनका एड्रेस, उसको बड़े बड़े पोस्टर बनवाए और उनको चिपका दिया दीवारों के ऊपर, और बोला कि ये लोग तो किसका सहायता कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा एक्ट है। तब इलाहाबाद कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए बोला था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करो। नेक्स्ट सबसे लास्ट में इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी फॉर इंडिविजुअल सिटीजन, मतलब किसी इंडिविजुअल सिटीजन की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब किसी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहती है ना तो उसके लिए रेस्पेक्ट बनती है, प्रोटेक्शन, प्रमोट। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहती है तो एक तो गवर्नमेंट के लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा, डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और दूसरा क्या है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसकी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, उसको प्रमोट करती है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और उसको सर्व करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, और अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने आपको ओपन और ट्रांसपेरेंट घोषित करने के लिए किसी भी पर्सनल व्यक्ति की आप प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकते हो, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।